हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्ड स्फीयर। In our previous lecture, we had discussed about reciprocal lattice, need of reciprocal lattice, about the properties of reciprocal lattice, and also we had discussed about reciprocal lattice of cubic lattices, which are simple cubic lattice, body-centered cubic lattice, and face-centered cubic lattice. So after the discussion of this reciprocal lattice, so today we are going to discuss about evolved sphere. So first, let's see what's the aim that we are plotting a sphere inside this reciprocal lattice. First, here there is an array of spots shown in this figure, and these array of spots represent set of parallel planes. Means this lattice which is represented in this figure is a reciprocal lattice, and we know in reciprocal lattice each point represented in a lattice leads to represent set of parallel planes in direct space. So what is the aim of drawing this sphere in this reciprocal lattice? As you can imagine, this is a two-dimensional picture, so in two dimension this sphere will look like a circle. So imagine this as a three-dimensional array of dots, and then imagine it as a sphere instead of this circle. In picturization it look like a circle. So aim of drawing this evolved sphere is to determine which lattice plane will result in diffracted signal for a given wavelength of incident radiation. What does it mean कि यहाँ पर क्या शो किया हुआ है कि ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स क्या है, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं. तो इवोल्व्ड स्फीयर किस लिए प्लॉट किया जाता है? ताकि हम ये बता सकें कि इन डॉट्स की जो अरेंजमेंट है, इनमें से कौन सी डॉट से अगर हम एक्सरे इस लैटिस पर इंसिडेंट करें तो वो क्या करेंगे, उस बीम को डाइफ्रैक्ट करेंगे. सपोज कि हम कोई भी लैटिस पॉइंट कंसीडर कर लें, और अगर हम इवोल्व्ड स्फीयर प्लॉट करें तो वो इवोल्व्ड स्फीयर जिन पॉइंट्स को कट करेगा वो पॉइंट्स ये शो करते हैं कि इस पॉइंट के थ्रू अगर एक्स रे डायफ्रैक्शन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंसिडेंट की जा रही है उस लैटिस पे, तो वो वेवलेंथ की रेडिएशन इन पॉइंट्स से, मीन्स पॉइंट्स रिप्रेजेंट सेट ऑफ प्लेन्स, मीन्स कि ये रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ गिवन वेवलेंथ इन सेट ऑफ प्लेन से डाइफ्रैक्ट होंगी और डाइफ्रैक्शन सिग्नल देंगी. Clear? So I'll repeat again. The aim of evolved sphere is to determine which lattice plane which are represented by dots in this reciprocal lattice will result in a diffracted signal for a given wavelength of incident radiation. क्लियर. सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन कि किस तरह से हम इवोल्व्ड स्फीयर को प्लॉट करेंगे किसी रेसिप्रोकल लैटिस में. क्लियर. हमने ये रेसिप्रोकल लैटिस लिया है, तो इस रेसिप्रोकल लैटिस में कि सपोज हम अगर डायरेक्ट स्पेस में अगर बात करें तो वहाँ क्या होंगे, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स होंगे जो कि टू डायमेंशन में हैं, और उस सेट ऑफ प्लेन्स पे सपोज अगर लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन इंसिडेंट की जाए, रेडिएशन मीन्स एक्सरे रेडिएशन इंसिडेंट की जाए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखिए कि हम इस डायरेक्ट स्पेस पे जिस पे एक्सरे रेडिएशन लैम्डा वेवलेंथ की इंसिडेंट की गई हैं, इसे हम किस तरह से रेसिप्रोकल लैटिस में बताएंगे कि ये डॉट्स कौन से ऐसे डॉट्स होंगे जो इस इंसिडेंट वेवलेंथ को डाइफ्रैक्ट करेंगे. क्लियर. तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इसकी इवोल्व्ड स्फीयर की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि ये फर्दर किस तरह से एक्सप्लेन करता है डाइफ्रैक्टेड सिग्नल को. तो इसके लिए इस रेसिप्रोकल लैटिस में किसी भी पॉइंट को आर्बिट्रेरी अगर हम सपोज पॉइंट कंसीडर कर लें और इसका नाम क्या दे दें कि ये सपोज सी पॉइंट है. क्लियर. और इस सी पॉइंट से अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करें जिसकी लेंथ क्या हो, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ. यहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा मीन्स जितनी वेवलेंथ की एक्सरेज इस पर्टिकुलर लैटिस को स्टडी करने के लिए इंसिडेंट की गई हैं. अगर हम इस रेसिप्रोकल लैटिस में किसी भी पॉइंट को सेंटर कंसीडर कर लें, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये सेंटर जो कंसीडर किया है ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट ही हो.
क्लियर। हम किसी भी पॉइंट को मीन्स अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इस पॉइंट को सेंटर लेकर भी अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ 1/λ का वेक्टर ड्रॉ करके हम क्या कर सकते हैं, स्फीयर प्लॉट कर सकते हैं। तो आप इस पिक्चर के अकॉर्डिंग देखिए कि हमने किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट को क्या ले लिया, सेंटर ले लिया, और सेंटर लेने के बाद अगर हम 1/λ का वेक्टर प्लॉट करें तो सपोज कि ये 1/λ का वेक्टर इस तरह प्लॉट करें कि ये किसी एक लैटिस पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर। अब इस पॉइंट को सेंटर लेकर और इस रेडियस को कंसीडर करके, ये रेडियस क्या है इस डायरेक्शन में जो हमने प्लॉट किया है, दिस इज अ 1/λ रेडियस। अगर इस रेडियस को कंसीडर करके और इस सेंटर को कंसीडर करके अगर एक स्फीयर प्लॉट किया जाए, मींस अगर 2 डायमेंशन में बात करें तो ये स्फीयर क्या होगा, सर्कल होगा। तो इस तरह से अगर हम एक ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, in 2 dimension it will look like a circle, कि हम ये इस तरह से ये सर्कल प्लॉट करते हैं। क्लियर। अब ये जो सर्कल प्लॉट किया गया है इन 2 डायमेंशन, ये सर्कल इस लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस में जिन भी लैटिस पॉइंट्स को टच करेगा, जैसे कि आप देखिए कि अगर हम इस कंप्लीट सर्कल में देखें तो ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर डायरेक्ट स्पेस पर लैम्डा रेडिएशन इंसिडेंट की गई हैं तो ये लैम्डा रेडिएशंस इन पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स से क्या होंगी, डायफ्रैक्ट होंगी। अब यहाँ ये डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैविंग मिलर इंडिसेस HKL। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर हम किसी एक पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके और रेडियस कितनी लें, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ की, हमने जितनी रेडिएशन उस सैंपल पर क्या किया है, इंसिडेंट किया है, और उसको रेडियस कंसीडर करके अगर सर्कल प्लॉट किया जाए इसे सेंटर मान के, तो अब ये सर्कल जिन भी डॉट्स पर टच करेगा, ये डॉट्स कोरस्पॉन्डिंगली क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस लैम्डा वेवलेंथ की एक्स रेज को ये सेट ऑफ प्लेन्स क्या करेंगे, डायफ्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो दिस इज़ द इवोल्व स्फीयर एंड दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इवोल्व स्फीयर। हम इवोल्व स्फीयर क्या है, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जो रेसिप्रोकल लैटिस में प्लॉट किया जा रहा है और जो इजीली हमें बता सकता है कि कौन से सेट ऑफ प्लेन्स किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की अगर रेडिएशन इंसिडेंट की जाए तो उन रेडिएशन के कोरस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में, मीन्स हमने किस ओरिएंटेशन से एक्स रेज उस सैंपल पर इंसिडेंट किए हैं, उस ओरिएंटेशन के कोरस्पॉन्डिंग ये किन सेट ऑफ प्लेन्स को ये पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या करेगी, डायफ्रैक्शन शो करेगी। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इवोल्व स्फीयर। तो इस इवोल्व स्फीयर के हेल्प की टर्म्स में, इवोल्व स्फीयर की हेल्प से भी हम ब्रैग्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसे देखते हैं कि किस तरह से हम रेसिप्रोकल लैटिस में इवोल्व स्फीयर की हेल्प से हम ब्रैग्स लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। सो फॉर दिस हमने क्या किया कि इस सेंटर पॉइंट से जो ये रेडियस कंसीडर किया है, हमने ये कंसीडर किया कि जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं वो इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट की गई हैं इस रेसिप्रोकल लैटिस में। क्लियर। और जिनकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि अगर एक्सरे रेडिएशन इस डायरेक्शन में इंसिडेंट की जाए तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या है, सर्कल जो प्लॉट किया हुआ है ये क्या बन गई, इसकी रेडियस बन गई। क्लियर। तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। क्लियर। अब यहाँ से अगर इस पॉइंट से आगे मूव करें तो इस पॉइंट से आगे जाने पर ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल। क्लियर। तो यहाँ से अगर इस वेक्टर को ज्वाइन करें यहाँ तक तो ये क्या शो करता है, अब देखिए ये एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन बनेगा इस तरह से कि जो इंसिडेंट रेडिएशंस इसके साथ क्या बना रही हैं, थीटा एंगल बना रही हैं। क्लियर। अगर हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। अब ये पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स क्या शो करता है कि ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, मीन्स ये प्लेन इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को डायफ्रैक्ट करेंगे। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, दिस लाइन इज शोज द डायफ्रैक्टेड बीम। ये क्या शो कर रही है, दिस इज डायफ्रैक्टेड बीम।
क्लियर। और इसका एंगल भी इसके साथ क्या है, थीटा एंगल है। आप एक चीज़ देखिए कि अगर लैम्डा रेडिएशन की वेवलेंथ इंसिडेंट की जा रही है तो जो वेवलेंथ, जो रेडिएशंस डायफ्रैक्ट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ भी लैम्डा है, क्योंकि ये क्या है, डायफ्रैक्शन फिनोमिना है जिसमें वेवलेंथ चेंज नहीं होती। क्लियर। तो इस केस इसमें यहाँ से ये एंगल भी थीटा है। तो आप इन पॉइंट्स को अगर हम लेबल करें कि सपोज अगर ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या ले लिया, ए ले लिया, और ये पॉइंट बी कंसीडर कर लिया। क्लियर। आप इसे डिफरेंट शो करने के लिए आप सपोज हमने इस पॉइंट को ओरिजिन लिया तो इसे सपोज ओरिजिन पॉइंट ले लेते हैं। क्लियर। एंड मार्क इट एज दिस पॉइंट एज ए कैपिटल ए, जिसे हमने सेंटर लिया। क्लियर। एक चीज़ और कि अगर हम डायरेक्ट स्पेस में इस तरह से स्फेयर प्लॉट करें तो डायरेक्ट स्पेस के केस में जो स्फेयर प्लॉट किया जाता है उस स्फेयर का सेंटर यहाँ इस स्फेयर के सेंटर पर ही लाई करता है। बट अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस में स्फेयर जब प्लॉट करते हैं तो उसका सेंटर, रेसिप्रोकल लैटिस में जो हम स्फेयर प्लॉट कर रहे हैं उसका सेंटर स्फेयर के सरफेस पे लाई करता है। क्लियर। तो एवोल्ड स्फेयर के केस में जो हमने ये पॉइंट लिया है जिसके थ्रू किसी आर्बिट्ररी हमने सेंटर से जब रेडियस प्लॉट की तो ये लैटिस पॉइंट इस सर्कल के सरफेस पे आ रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस विल बी द ओरिजिन फॉर दिस रेसिप्रोकल लैटिस। तो आई विल रिपीट अगेन कि अगर हम डायरेक्ट स्पेस में स्फेयर प्लॉट करते हैं तो वो इस स्फेयर के सेंटर में आएगा, इसका सेंटर। बट अगर यही हम रेसिप्रोकल लैटिस में अगर स्फेयर प्लॉट कर रहे हैं तो 2 डायमेंशन में ये क्या दिख रहा है, सर्कल, तो इसका सेंटर रेसिप्रोकल लैटिस में सर्कल के सरफेस पे आएगा। क्लियर। तो ये क्या बन गया, दिस इज द ओरिजिन इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो हमने यहाँ से क्या प्लॉट किया कि अगर ये एक सेटो, ये एक ओरिजिन है और इस ओरिजिन से ये क्या शो कर रहा है कि ये पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है, मींस ये क्या करेगा, एक्सरे बीम को डायफ्रैक्ट करेगा। तो सपोज इस पॉइंट के, मींस ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। और इस प्लेन के मिलर इंडिसेस सपोज क्या है, एच डैश, के डैश और एल डैश है। क्लियर। तो हमने जब रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी स्टडी की थी तो आपने वहाँ देखा था कि जो जी ट्रांसलेशन वेक्टर है, जी वेक्टर, दिस ट्रांसलेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एच डैश, के डैश, एल डैश। और हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया था, जैसे कि आप इसे रिमाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था दैट रेसिप्रोकल लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एच के एल प्लेन। क्लियर। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो यहाँ से इस रेसिप्रोकल लैटिस में ओरिजिन क्या है, ये ओरिजिन है। तो इस ओरिजिन से हम इस प्लेन की बात करें तो यहाँ से इस लाइन को अगर कनेक्ट करें तो ये क्या शो कर रहा है, जी वेक्टर शो करेगा विच इज़ अ रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर जी वेक्टर, एंड दिस जी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। क्लियर। सो यहाँ से अगर हम इवेलुएट करें फर्दर तो आप देखिए यहाँ अगर इस पॉइंट को ई मार्क किया जाए यहाँ, तो देखिए आप इस ट्रायंगल में ए ई बी ट्रायंगल, वी मार्क इन अ ट्रायंगल ए ई बी। क्लियर। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू बी ई ओवर में ओ बी। क्लियर। तो आप देखिए यहाँ से ए ओ क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। इसी तरह यहाँ से ए बी भी क्या है, सर्कल की रेडियस। तो ये रेडियस कितनी है, 1/λ। तो ए बी भी क्या होगा, 1/λ। सॉरी ओ बी नहीं, ए बी। क्लियर। तो यहाँ से बी ई ओवर में ए बी क्या आ जाएगा, 1/λ के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से बी ई किसके इक्वल होगा, बी ई विल बी इक्वल टू 1/λ साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी इज़ द सम ऑफ ओ ई प्लस में बी ई बी और से बी ई। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम ओ बी लिखें देन दिस ओ बी इज़ द सम ऑफ बी ई वेक्टर इन मैग्नीट्यूड प्लस में ओ ई वेक्टर। क्लियर। अगर बी ई इसके इक्वल है तो ओ ई भी 1/λ साइन थीटा के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट इट एज 1/λ साइन थीटा
प्लस 1 बाय लैम्डा साइन थीटा. सो इट इज इक्वल्स टू 2 बाय लैम्डा साइन थीटा. दिस इज ओ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड. क्लियर. इसी के साथ आप देखिए कि हमने इसी के साथ ये डिस्कस किया था इसी प्रॉपर्टी में जो 7th प्रॉपर्टी थी रेसिप्रोकल लैटिस में. ये प्रॉपर्टी क्या थी कि हमने देखा कि जो जी ट्रांसलेशन वेक्टर है ये ट्रांसलेशन वेक्टर जी वेक्टर एच के एल प्लेन पर परपेंडिकुलर है. और इस वेक्टर की हमने लेंथ भी निकाली थी, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड निकाला था इस वेक्टर का. तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल था? दैट वाज द रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन दिस एच के एल प्लेन्स. तो जी वेक्टर किसके इक्वल था? जी वेक्टर वाज रेसिप्रोकल ऑफ डी एच के एल के इक्वल था. क्लियर. तो आप यहाँ से देखिए फर्दर इट मीन्स कि अगर यहाँ हम क्या बता रहे हैं, ये ओ बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस ओ बी, ये ओ बी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जी ट्रांसलेशन रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर को. तो इस रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस मैग्नीट्यूड जी डैश के एल डैश will be reciprocal to in dash k dash and l dash. क्लियर. अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें. क्लियर. अब ये वेक्टर किसके इक्वल है? दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी. क्लियर. तो यहाँ से देखिए तो ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा? दिस विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ डी एच डैश के डैश एंड एल डैश. क्लियर. अब यहाँ एच डैश के डैश और एल डैश ये क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स विच इज एच डैश के डैश एंड एल डैश इन दिस रेसिप्रोकल लैटिस. इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दीज आर एच डैश के डैश एंड एल डैश. एंड दीज कोऑर्डिनेट्स may have a highest common factor, suppose n, and these coordinates are of type n h n k and n l. Clear. So here n is the highest common factor here, so we can write this g h k l as this is equals to n over में d h k l भी लिख सकते हैं इसे. तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करें तो यहाँ से ये ओ बी वैक्टर है, ये भी ओ बी वैक्टर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2 ओवर में लैम्डा साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन ओवर में डी एच के एल. क्लियर. तो यहाँ से 2 डी एच के एल साइन थीटा किसके इक्वल है? एन लैम्डा के इक्वल. क्लियर. सो अगर यहाँ पे n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन अगर ले लें हम तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा. तो इस तरह से हम ब्रैग्स लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये क्या है? इवोल्व्ड स्फीयर है. आई रिपीट अगेन कि हमने क्या लिया कि एक रेसिप्रोकल लैटिस लिया. उस रेसिप्रोकल लैटिस में किसी भी पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके हमने एक वेक्टर प्लॉट किया जो एक लैटिस पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है. और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो लेंथ क्या है? दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इंसिडेंट ऑन द लैटिस. और 1 बाय लैम्डा के वेक्टर प्लॉट करने के बाद इस पॉइंट को सेंटर कंसीडर करके और इतनी रेडियस लेकर अगर हम एक सर्कल प्लॉट करें, अब ये सर्कल इस रेसिप्रोकल लैटिस में जिन पॉइंट्स को भी कट करेगा वो पॉइंट्स क्या इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग वो पॉइंट्स एक्सरे बीम को डायफ्रैक्ट करेंगे. क्लियर. तो हमने इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमने ये बताया कि ये अगर इंसिडेंट रेडिएशन इस डायरेक्शन में है इस वेक्टर के अलोंग तो ये एंगल थीटा बना रही हैं इस रिफ्लेक्टिंग प्लेन के साथ. ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा. ये किस बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है? डायफ्रैक्टेड बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर. तो यहाँ से क्या बताया कि इस पॉइंट को यहाँ जब हमने सेंटर से रेडियस प्लॉट किया तो ये पॉइंट क्या है? दिस इज़ अ ओरिजिन. इसे ओरिजिन कंसिडर करके अगर हम जिस भी पॉइंट पर क्या हो रहा है ये सर्कल कट कर रहा है अगर उस पॉइंट के अलोंग हम एक वेक्टर प्लॉट करें तो ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर. क्लियर. अब ये रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? एच डैश के डैश एल डैश. मीन्स कि ये जी एच के एल इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट
के पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच हैव कॉमन फैक्टर ऑफ n एंड हैव मिलर इंडिसेस HKL। क्लियर। तो इस तरह से हमने इसे ड्रॉ करने के बाद फर्दर ब्रैग्स लॉ को एक्सप्लेन किया किस तरह से कि अगर हम OB इस G वेक्टर की क्या निकालें, G वेक्टर की परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर लेने के बाद अगर हम यहाँ से OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड लें तो OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू एवोल्ड स्फीयर ये क्या होगा, 2/λ साइन थीटा के इक्वल होगा। और हमने जो रेसिप्रोकल लैटिस में प्रॉपर्टी देखी थी कि G वेक्टर की जो लेंथ है दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और उससे अगर हम OB वेक्टर की लेंथ निकालें और इन दोनों को कंपेयर करें तो हम यहाँ से ब्रैग्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन reciprocal lattice using Evold sphere। क्लियर। तो इसी के साथ हम रेसिप्रोकल लैटिस में ब्रैग्स लॉ को भी लिख सकते हैं इन रेसिप्रोकल लैटिस। तो इवोल्ड स्फीयर की कंस्ट्रक्शन के बाद हम ब्रैग्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो उस वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि हमने इस सर्कल को अगर हम अलग से प्लॉट करें कि सपोज ये एक क्या शो कर रहा है, इवोल्ड स्फीयर शो कर रहा है, और हमने ये सेंटर पॉइंट लिया और इस सेंटर पॉइंट से अगर ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ओरिजिन, दिस इज़ द ओरिजिन, और इस ओरिजिन से ये इस पॉइंट को कट करें तो ये वेक्टर कौन सा होगा, दिस विल बी GHKL वेक्टर। क्लियर। तो ये जो डायरेक्शन थी ये किसकी डायरेक्शन है, इंसिडेंट बीम की। तो सपोज इंसिडेंट बीम को K वेक्टर से रिप्रेजेंट करें। आप देखिए K वेक्टर क्या है, K वेक्टर इज इक्वल्स टू 2π/λ, और आपने जब यहाँ स्फीयर प्लॉट किया था तो इसकी रेडियस कितनी ली थी, 1/λ रेडियस ली थी। क्लियर। तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, K वेक्टर होगा। और जब हमने रेसिप्रोकल लैटिस डिस्कस किया था तब भी ये बताया था कि जो रेसिप्रोकल लैटिस है ये पॉइंट्स किस में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, दीज आर इन K स्पेस और से मोमेंटम स्पेस, क्योंकि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, H कट K के इक्वल। क्लियर। तो ये क्या है, जस्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसके थ्रू हम डायफ्रैक्शन मतलब मींस अगर हम 3 डायमेंशन में सेट ऑफ प्लेन्स के बजाय डॉट से डील करते हैं दैट बिकम्स इजी। तो इस रेसिप्रोकल लैटिस में हम वेक्टर फॉर्म में ब्रैग्स लॉ को किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ से हमने इस सेंटर से इस पॉइंट को ओरिजिन मानकर हमने सर्कल प्लॉट किया। तो इस ओरिजिन से जो भी वेक्टर इस लैटिस पॉइंट, इस पॉइंट पर टर्मिनेट होगा तो ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांसलेशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, GHKL, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन वेक्टर। क्लियर। ये अगर इंसिडेंट बीम है और ये क्या शो करिए, डायफ्रैक्टेड बीम, तो इससे क्या इसे सपोज K डैश से रिप्रेजेंट करें, K वेक्टर डैश से। क्लियर। इन पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं दैट दिस इज अ A पॉइंट एंड दिस इज अ B पॉइंट। क्लियर। तो आप यहाँ से देखिए कि AO प्लस OB किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू AB। क्लियर। यहाँ से देखिए AB वेक्टर किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू AO प्लस OB। So this is K dash vector is equals to K vector plus में G vector। Clear। इसी के साथ देखिए कि अगर हम क्या बता रहे हैं कि ये अगर K वेक्टर इंसिडेंट बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायफ्रैक्टेड बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ जो इनकी डायफ्रैक्टेड अगर हम इस इवोल्ड स्फीयर में देखें तो ये भी क्या है, रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये AO 1/λ है तो AB भी क्या होगा, 1/λ होगा। इट मीन्स कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ K वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ K डैश वेक्टर विल बी सेम। इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है बट इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायफ्रैक्शन हो रहा है।
क्लियर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें किसकी, के डैश की, जो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ से अगर इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का स्क्वायर करें तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, दिस विल बी के, अगर इसका स्क्वायर करें दिस विल बी के स्क्वायर, और के डैश किसके इक्वल है, के प्लस के वेक्टर प्लस जी वेक्टर, सो दिस विल बी के वेक्टर प्लस जी वेक्टर इनटू में के वेक्टर प्लस जी वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो इन्हें फर्दर मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ये के स्क्वायर, दिस विल बी के स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर प्लस 2 जी वेक्टर डॉट के वेक्टर हो जाएगा। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट 2 जी वेक्टर डॉट के वेक्टर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अगर जी वेक्टर ट्रांसलेशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिप्रोकल लैटिस में, तो माइनस जी वेक्टर भी ट्रांसलेशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ जी स्क्वायर आएगा, तो जी वेक्टर डॉट के वेक्टर, सो दिस इज माइनस जी स्क्वायर। क्लियर। सो दिस रिप्रेजेंट्स द ब्रैग्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर। इसी के साथ आप देखिए कि नेक्स्ट हमने क्या बताया कि एवोल्ड स्फीयर प्लॉट किया अगर हम पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा ले लें। अब आप देखिए कि अगर वेवलेंथ चेंज होगी, ये इंसिडेंट वेवलेंथ चेंज होगी, तो इस एवोल्ड स्फीयर की का साइज़ भी चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, जैसे कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ कर दी जाए, अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ कर दी जाए तो इस स्फीयर का रेडियस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो उस केस में साइज ऑफ स्फीयर रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो उस केस में इस रेडियस क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है तो रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो रेडियस इंक्रीज़ होने से एवोल्ड स्फीयर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि इसका क्या मतलब है, दैट इफ़ वी मूव टू शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज देन आवर एवोल्ड स्फीयर विल इंक्रीज इन रेडियस, एंड इफ वी मूव ऑन टू द लॉन्गर वेवलेंथ देन आवर एवोल्ड स्फीयर विल रिड्यूस विल डिक्रीज इन रेडियस। सो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एवोल्ड स्फीयर की रेडियस है दैट इज़ रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्सरे बीम। क्लियर। आप यहाँ से देखिए कि सपोज अगर हम कॉपर रेडिएशन इंसिडेंट कराएं, कॉपर रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, क्लियर, और अगर हम एक मोलिब्डेनम टारगेट से हमें एमिट होने वाली एक्सरे रेडिएशन इंसिडेंट कराएं जिनकी वेवलेंथ 0.71 एंगस्ट्रॉम है, तो आप देखिए डिफरेंस कि अगर इस रेडिएशन के कोरस्पॉन्डिंग एवोल्ड स्फीयर प्लॉट किया जाए और उसके बाद अगर इस रेडिएशन के कोरस्पॉन्डिंग एवोल्ड स्फीयर प्लॉट किया जाए, देन इन दिस केस द साइज ऑफ एवोल्ड स्फीयर विल गेट डबल, because wavelength of incident radiation is get reduced by half. Clear. So in this way it depends upon the incident radiation की evolved sphere का size कितना होगा, और ये evolved sphere reciprocal lattice में जिन भी set of points को cut करेगा for particular orientation of incident beam, वो set of planes उस particular wavelength को क्या करेंगे, diffract करेंगे। तो सो इस तरह से हम एवोल्ड स्फीयर की कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह से हेल्प करता है डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए क्रिस्टल्स में। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।